नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द साइकेट्री मेडिसिन इज़ अबाउट द डिप्रेशन। सो ये है कि पहले ना मैं आपको जो इरफान मसूद में से टॉपिक्स हैं ना वो मैं कवर करवा देती हूँ। और इरफान मसूद में साइकेट्री अच्छी लिखी हुई है, लेकिन उसमें कुछ डिजीज़ेस नहीं लिखी हुई, जो कि फिर हमें जो है कहाँ से करनी पड़ेंगी। जैसे हमने डिलीरियम जो है उसको हमने डेविडसन से देखा था, तो यहाँ से इरफान मसूद से जो चीज़ें डिजीज़ेस नहीं है वो हम डायरेक्टली जो है वो डेविडसन से देख लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इरफान मसूद में मौजूद है ना उनके बारे में पढ़ा दूँगी, फिर हम डेविडसन की चीज़ें पढ़ लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी अच्छी लिखी हुई है साइकेट्री, मैंने देखी है तो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब मूड डिसऑर्डर्स में हमने देखना है सबसे पहले डिप्रेशन को। तो 46 ईयर्स ओल्ड फीमेल आपके पास आई है। अब पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ओपीडी में आ रही है, वो कह रही है कि रिड्यूस सेल्फ इस्टीम है, मतलब वो अपने आप को कुछ समझती नहीं है, गिल्टी फील करती है और सेल्फ वर्थ फील नहीं करती कि मेरी कोई हैसियत है। वो कहती है कि वो अपनी नॉर्मल फैमिली गैदरिंग्स को एंजॉय ही नहीं करती, उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, उसके खाना पीने की जो एपिटाइट है वो भी कम हो गई है, भूख नहीं लगती और वो हर वक्त ना कमरे में बैठ के रोती रहती है। वो कहती है कि कभी मेरा दिल करता है मैं सुसाइड कर लूँ। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किसी आम बंदे के अंदर तो नहीं होती। सो दिस विल बी डिप्रेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट डिप्रेशन नाउ। अगर पेशेंट को डिप्रेस्ड मूड जो है उसके एपिसोड्स आ रहे हैं और साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, दिस विल बी यूनिपोलर डिप्रेशन कि डिप्रेस्ड है। अगर पेशेंट को एलिवेटेड मूड के साथ साथ एपिसोड्स आ रहे हैं डिप्रेस्ड मूड के, मतलब कभी कभार वो बहुत अच्छा उसका मूड हो जाता है और कभी डिप्रेशन हो जाता है, दिस विल बी बाइपोलर डिप्रेशन। अगर उसको क्रॉनिक लो ग्रेड डिप्रेस्ड मूड रहता है और कोई सफिशिएंट सिम्टम जो है वो नहीं है कि हम इसको मेजर डिप्रेशन कह सकें, दिस विल बी डिसीथीमिया सॉरी डिस्थाइमिया। हमने जो डिस्कस करना है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसको हम मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो बंदे के मूड को ख़राब कर देता है। अब जनरल पॉपुलेशन में 5% इसकी प्रेवलेंस है और क्रॉनिक इल पेशेंट्स जो होते हैं उनमें इसकी प्रेवलेंस जो है वो 10% है। इट इज़ मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड सुसाइड। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं डिप्रेशन के? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, रोल प्ले करती है, लेकिन साथ में ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के साथ साथ अगर उसकी इमोशनल डिप्रीवेशन है, उसकी चाइल्डहुड मतलब उसका अच्छा नहीं गुजरा, उसके माँ बाप में लड़ाइयाँ होती रहती थी, उसकी मतलब अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजरी, तो उसकी वजह से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ साथ वो बढ़ जाएगी। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, क्रॉनिक इलनेसेस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। होता क्या है, हार्मोन लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, सीरोटोनिन लेवल, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल ड्रॉप कर जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से उसका मूड जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस में एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। पेशेंट डिसेबिलिटी में अगर गया हो, एडहेरेंस टू मेडिकल ट्रीटमेंट उसका कम हो, रिहेबिलिटेशन ना हो सके, तो शॉर्ट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कर देती है। अब जो है ना इसकी डायग्नोसिस हमने करनी है। सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो डेविडसन टेबल से देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेस्ड मूड होता है, सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है, गिल्ट होता है इसको, इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, इन्जॉयमेंट लॉस हो जाती है, सुसाइडल थिंकिंग्स आती हैं। सोमैटिकली बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आता है कि कुछ खाने का दिल नहीं करता, वेट चेंज हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, थका थका सा होता है बंदा, उसकी लिबिडो लॉस हो जाती है और इस तरह की चीज़ें, बाउल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। इनको जस्ट आप इसलिए देखना है कि आपको जो है वो इसका आइडिया हो जाए। लेकिन इसका निमोनिक जो है ना वो हमने इरफान मसूद से अच्छा बना। डायग्नोसिस इसका कैसे होगा कि पेशेंट का डिप्रेस्ड मूड है और इन सब सिम्टम्स में से जो हम डिस्कस करने लगे हैं इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो उसको हम कहेंगे। अब कितने देर के लिए? एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। ये नहीं है कि 2-3 दिन के लिए सिम्टम्स आए तो पेशेंट जो है ना डिप्रेशन में है। 2 हफ्ते का जो है ना ड्यूरेशन होना चाहिए। निमोनिक क्या है? सिग ई कैप्स। सिग में एस फॉर स्लीप, मतलब कि दिन के टाइम उसको ज़्यादा नींद आएगी और रात के टाइम नींद ही नहीं आएगी। आई फॉर इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो जाएगा चीज़ों के अंदर।
फिर आ जाता है जी फॉर गिल्ट, कि वो अपने आप को गिल्टी फील करेगी कि मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है लाइफ में, मैं किसी काम की नहीं हूँ। एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। सी फॉर कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन लॉस हो जाएगी। ए फॉर एपिटाइट, उसकी एपिटाइट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर कम होती है। साइकोमोटर चेंजेस क्या होती हैं कि पेशेंट को एनजाइटी होना शुरू हो जाएगी, लेथार्जिक होना शुरू हो जाएगा। एस फॉर सुसाइड जो है ना, ये बहुत कॉमन होता है डिप्रेशन में, तो इसके सुसाइड के थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये इसकी डायग्नोसिस है, इससे हम डिप्रेशन को जो है डायग्नोज करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपको ये लिखेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन, काउंसलिंग, इंटरपर्सनल थेरेपी। फिर उसकी जो है वो हम क्या करेंगे कि उसकी जो है हम फिर जो है ना हम सोशल सपोर्ट देंगे उसको, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, फैमिली सपोर्ट देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करनी होती है। इसको हमने तकरीबन 6 माह से ज़्यादा हमने जो है ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं टू प्रिवेंट रिलैप्स, जिसमें साइकोथेरेपी प्लस फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो कि हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कि इफ़ेक्ट आते आते इनका स्टार्ट होते होते, ये नहीं अभी दवाई इस्तेमाल की साथ ही इफ़ेक्ट आ जाएगा, 2 से 6 हफ्ते जो है वो लगते हैं। सबसे पहले इसकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में कौन सी ड्रग्स है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें से आपको 2-3 नाम आने चाहिए। एमिट्रिप्टालीन, इमिप्रामीन वगैरह, क्लोमिप्रामीन। फिर एसएसआरआईज़ हैं जिसमें वी हैव द एसिटालोप्रैम, फ्लुओक्सीटीन, सर्टालीन, पेरोक्सीडीन। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में वी हैव द फिनाल्जीन और ट्रेनाइल साइप्रोमीन, ये 2 आ जाए। उसके बाद जो है वो नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में एसएसआरआईज़ हैं जिसमें डोलॉक्सीटीन है, और नॉन एड्रेनालिन एंड स्पेसिफिक सेरोटोनिन इनहिबिटर्स में मिर्ताज़ापीन है। क्लासिफिकेशन के बाद हम यहाँ से इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको ध्यान से देख लें। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ये क्या करते हैं, देखिए हमने सेरोटोनिन और जो हमारी है नॉरएपिनेफ्रिन, उसका काम कम हुआ है ना डिप्रेशन में, तो हमने उनका लेवल ज़्यादा करना है बॉडी में। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे जो इनकी रीअपटेक जो है ना उसको इनहिबिट करेंगे, और फिर ये लेफ्ट में ज़्यादा देर रहेंगे और इनका एक्शन ज़्यादा देर रहेगा। इसमें हमने देख लिया एमिट्रिप्टालीन है, मीप्रामीन है, इस तरह की चीज़ें। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये आपको आने चाहिए। 2 साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन आपको आने चाहिए कि एक तो ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, और दूसरा ये कि एंटीकोलिनर्जिक होते हैं ये, जो कि फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और सीडेशन कॉज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये क्या करेंगे, ये सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, तो सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब ये है कि ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट से इनका फ़ायदा ये होता है कि इनकी कार्डियोटॉक्सिसिटी कम होती है, सिडेशन कम होती है। इनके अंदर कौन सी आ जाती है, फ्लॉक्सिटीन, एसिटालोप्राम एक्सेट्रा। इसके अंदर जो आपने साइड इफ़ेक्ट याद रखना है वो ये कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, हेडेक एनोरेक्सिया करवाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो आपने याद रखना है डैट इज़ कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करते हैं। जब सेरोटोनिन का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर ये ज़्यादा हम इनको मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ इस्तेमाल करें ना, फिर इसका ज़्यादा सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है, क्योंकि दोनों मिल के ना, अगर हम दोनों दवाइयाँ इकट्ठी देंगे, सेरोटोनिन का लेवल हद से ज़्यादा हो जाएगा। तो पेशेंट जो है फीवर के साथ, मायोक्लोनस के साथ, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी के साथ आएगा, हाइपरथर्मिक होगा, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी होगी, एजिटेशन, सीजर्स होंगी, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी होगी, कंफ्यूज्ड होगा, और इवन इट कैन कॉज डेथ। ठीक है। तो ये आपने इसका जो है ना साइड इफ़ेक्ट याद रखना है। एमसीक्यूज़ के लिए मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। वो दोनों ऊपर क्या कर रहे थे, रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे थे, ये क्या करेंगे, ये मेटाबोलाइज नहीं होने देंगे। आपको पता है ना मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं जो इनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं और बॉडी से रिमूव करवाते हैं। तो अब ये हम सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन देंगे, इसमें क्या है, फिनाल्जीन और ट्रेनाइल साइक्लोमीन। ठीक है। अब ये क्या करवाते हैं, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा देते हैं कि बॉडी में इतना ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन हो जाएगा ना कि वो हाइपरटेंशन कॉज
कॉज करेगा। ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। स्पेशली अगर हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को टायरामीन कंटेनिंग फूड्स के साथ देना, विटामिन के साथ लाइक चीज़ एंड रेड वाइन, तो फिर इसका ज़्यादा जो है ना साइड इफ़ेक्ट ये वाला होता है। फिर आता है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें भी है द मिर्ताज़ापिन एंड वेंलाफैक्सिन, डोलॉक्सिटिन। ये न्यूअर एजेंट्स होते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स उनकी तरह के नहीं होते, लेकिन इनके अलग किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें वेट गेन आ गया और इस तरह की चीज़ें आ गई। अदरवाइज़ इनकी हमने चीज़ें नहीं याद रखनी। जो चीज़ें याद रखनी है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कार्डियोटॉक्सिक है, एंटी कोलिनर्जिक है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं और सेरोटोनिन सिंड्रोम याद रखना है। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में आपने हाइपरटेंसिव क्राइसिस याद रखना है। और ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैंने रिपीट करवा दिया आपको। सो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, कहते हैं डिप्रेशन है। उसके बाद मुझे 3 ग्रुप्स आपने बताने हैं ड्रग्स के। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें आप लिख सकते हो इमिप्रामीन और इमिट्रिप्टालीन। एसएसआरआईज लिख सकते हो, जिसमें भी आप द एसिटालोप्राम सिटालोप्राम। और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लिख सकते हो, जिसमें भी आप द फिनाइलिजीन और प्रेनाइल साइप्रोमीन। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 54 ईयर्स ओल्ड। 54 ईयर्स ओल्ड आपके पास आ रहा है मैन, ठीक है, वो रो रहा है आइसोलेशन, ठीक है। और वो उसकी ना बीवी मर गई थी 2 साल पहले। अब उसकी एपिटाइट लॉस हो गई है, मूड उसका लो हो गया, इंटरेस्ट उसका लॉस हो गया है, उसको कोई बच्चे नहीं है और वो घर में अकेला रहता है। डायग्नोसिस क्या होगा इसका? सामने से नज़र आ रहा है, दिस इज़ डिप्रेशन, ठीक है। और उसकी मैनेजमेंट क्या होगी? सबसे पहले आप यही बताओगे कि हमारा गोल जो है वो क्या है, कि हम डिप्रेशन को जो है ख़त्म करें उसको, ठीक है। हम उसकी जो है ट्रीटमेंट कितने के लिए करेंगे? 2 से 6 हफ्ते में इसका इफेक्ट आएगा और दवाइयों का, और 6 महीने से ज़्यादा हम करेंगे साइकोथेरेपी के साथ साथ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी, सारी मैंने आपको बताई है। शुरू में 5 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हो वो आपने लिखनी है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। फिजिकल मेजर्स क्या है? उसको एक्सरसाइज करें, अल्कोहल स्टेरॉइड्स ना लें। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल मेजर्स तो ही सेम होते हैं हर जगह पे, और सोशल मेजर्स हैं। और इसके अलावा जो है उसको ना अपने सोशल मीडियाज़ में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप ना फाइनेंशियल में ना अपना मतलब काम लगाएं, अपनी जॉब जो है वो अच्छी ले, एम्प्लॉयमेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए, हाउसिंग उसका एडिक्वेट है, और ऑक्यूपेशन उसका अच्छा होना चाहिए, सेफ़ सोशल नेबर्स होने चाहिए जो उसकी हेल्प करें, उसका सोशल सर्कल अच्छा हो जाए ना सिंपली। और फिर ना एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो आपने लिखते नहीं है। ये अगर मुझे मिलता है ना तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को। अदरवाइज़ जो है ना आपने ये लिख देना है, या ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। सिंपली ये क्या करते हैं कि ये ना कुछ ऐसी स्टिमुलेशन करती है ब्रेन की कि वो थोड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में हमेशा आपने ये लिखना है, सबसे पहले साइकोथेरेपी में 5 पॉइंट्स, फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, और फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ठीक हो गया। उसमें आप साइकोलॉजिकल मेजर्स लिख सकते हो, फिजिकल मेजर्स और सोशल मेजर्स। उसके बाद 22 ईयर्स ओल्ड में ये आती है कि फ़ीमेल जो है अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ वेट हो रहा है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, वेट उसका जो है वो अब कम हो गया, ठीक है। तो इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल स्टेट दैट यू मस्ट रिकॉर्ड, इसमें ना अ, इसमें मैं आपको बताती हूँ 4 डिसऑर्डर दैट यू विल कंसिडर इन डीडीज़। ये एक्चुअली डीडीज़ में आता है, इसमें आप कंसिडर कर सकते हो कि इसको डिप्रेसिव इलनेस है, और ये वॉमिटिंग कर रही है ना, और वेट लॉस है, तो इसको मेनोरेक्सिया नर्वोसा भी तो कह सकते हैं ना। ईटिंग डिसऑर्डर्स हमने देखे थे। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हम इसका डीडी बना सकते हैं, और इस तरह से। तो ये इसके डीडीज़ हो गए। अच्छा अच्छा, इसके ना मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में ना आपके जो एसेंशियल्स एस्पेक्ट्स हैं वो आपने क्या नोट करने हैं। सबसे पहले उसकी जो है ना जनरल अपीयरेंस आपने देखनी है, देन उसकी बिहेवियर देखना है, उसकी स्पीच देखनी है, उसका मूड देखना है, उसके थॉट्स देखने हैं, उसके एबनॉर्मल बिलीव्स तो नहीं है, एबनॉर्मल परसेप्शंस तो नहीं है, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन देखना है, उसकी उसकी जो है ना अपने सिम्टम्स के बारे में उसका क्या ख्याल है, पेशेंट्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिम्टम्स। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है इसके लिए ये है कि ये थोड़ी सी चीज़ें इसमें से देख लें, थोड़ी बहुत लिख दीजिएगा। सबसे पहले ये है कि जो है ना हमने उसकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऑब्जेक्टिव के पेशेंट अपने बारे में क्या सोचता है, मतलब कि आप उसके बारे में जो है ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लाइक उसके पेरेंट्स, उसकी बिहेवियर, उसकी स्पीच, कॉग्निशन, मूड कैसा है उसका, ठीक है। अब इनको कैसे देखना है वो हम नीचे देखते हैं। सब्जेक्टिव क्या है कि पेशेंट की करंट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कैसे हैं, कि उसके अपने मूड, थॉट्स, परसेप्शन, इनसाइट कैसी है। मतलब ऑब्जेक्टिव जो आप देख रहे हैं, सब्जेक्टिव जो उसकी अपनी मूड, थॉट्स, परसेप्शन और इनसाइट है, ठीक है।
सबसे पहले आपने जो देखना है वो अपेयरेंस है। अपेयरेंस आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले उसका जेंडर नोट करेंगे, उसकी एज, उसका रेशियल ओरिजिन, उसकी फ़िज़ीक देखेंगे, उसका हेयर, उसका मेकअप, उसका क्लॉथिंग स्टाइल कैसा है, उसकी क्लीनलीनेस जो है वो कैसी है, वो अपने आप को कैसे साफ़ सुथरा रख रहा है या नहीं, उसका वेट लॉस आपने कंसिडर करना है। फिर आ जाता है बिहेवियर। बिहेवियर क्या है कि आपने उसका जो है ना एटीट्यूड देखना है कि वो कैसा है, आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं, अवॉइड कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई अजीब मूवमेंट्स तो नहीं हाथों की कर रहा है, या टिक्स या कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स, डांसिंग मूवमेंट्स जिसको हम कहते हैं, और डिस्टोनिया तो नहीं है, फिर वो जो है रेस्टलेस तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं है उसकी हो रही, या उसकी ओवरऑल आपने जो है ना बिहेवियर नोट कर लेना है। सॉरी। फिर वी हैव द स्पीच। स्पीच में क्या है कि पेशेंट की ना हमने देखने के प्रेशर ऑफ स्पीच क्या है, कि वो किस तरह से स्पीच कर रहा है और रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा है या पूरी अच्छी तरह बात का जवाब दे रहा है, उसकी क्वालिटी नोट करनी है। टोन एंड फ्रिक्वेंसी, फ्लुएंसी कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, क्वाइट है, लाउड है, ठीक है। उसका मूड कैसा है, मूड आपने देखना है कि उसका मूड कैसा चेंज हो रहा है, और चेंज ऑफ मूड तो नहीं हुआ उसका, उसकी सब्जेक्टिव मूड है या फिर ऑब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड आप कैसे चेक करोगे कि आप, ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग इन योर सेल्फ, आपने उससे पूछना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर ऑफ मूड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो इसको हम देखेंगे। मतलब इसमें आपने आपने ओवरऑल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, जस्ट आपने लिखना है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच, कॉग्निशन एंड मूड, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। और पेशेंट की अपनी जो है सब्जेक्टिव मूड, थॉट्स, परसेप्शन, इनसाइट क्या है। ओवरऑल क्या है, जनरल अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच, मूड, थॉट्स, एबनॉर्मल बिलीव्स, एबनॉर्मल परसेप्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस, और पेशेंट ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ their symptoms. So this is how you examine the mental state of the patient, and these are the essential steps which you must record in any case of mental state examination. This is all about the depression symptoms और depression के यूकेज पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर।